Hello friends, welcome to the destination classes. So today I am going to teach you unit 2 of microeconomics. In the unit 1 we have discussed about the economic problem, central problem of an economy. Now unit 2 is which is the very important concept, that is consumer equilibrium. बच्चों ये जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है ये हम आगे भी स्टडी करेंगे और थोड़ा और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे जब हम मार्केट को स्टडी करेंगे आने वाली यूनिट्स में। अभी हम सिर्फ इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग होता है बच्चों वो होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या होता है बच्चों? स्टेट ऑफ रेस्ट। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो अभी आप खाना खा रहे हो, मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं और आपको बहुत टेस्टी लगते हैं। आपने एक परोठा खाया, दो परोठा खाया, तीन परोठा खाया, उसके बाद आपने कहा नहीं बस मैं अब और नहीं खा सकता। तो उस खाने के हिसाब से आप इक्विलिब्रियम पर आ गए हो कि आप इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। गलती से आप पढ़ने के लिए बैठे, 10 मिनट या 15 मिनट आपने किताब उठाई और उसके बाद आपने कहा बस यार मैं थक गया, मैं इससे ज़्यादा और नहीं पढ़ सकता। तो वो आपका पढ़ाई का इक्विलिब्रियम आ गया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने टीवी देखना शुरू किया। जब आपने टीवी को देखना शुरू किया, 1 घंटे देखा, 2 घंटे देखा, 3 घंटे देखा, उसके बाद कहा बस अब मैं और नहीं देखना चाहता, मैं बोर हो गया हूँ और मैं टीवी नहीं देख सकता। तो वो आपका टीवी देखने का इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है बच्चों, स्टेट ऑफ रेस्ट। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जाके आप कहते हो कि नहीं मैं बस इस काम को अब मैं इससे ज़्यादा और नहीं कर सकता, चाहे वो खाने का काम हो, चाहे टीवी देखने का काम हो, चाहे पढ़ने का काम हो। तो वो होता है इक्विलिब्रियम स्टेज। वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेज। चलिए अब थोड़ा इसको आगे लेके जाते हैं। अब बात आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बच्चों मतलब ये होता है कि एज ए कंज्यूमर जो भी मेरे पास इनकम है, जो मैं मार्केट में जाके स्पेंड करना चाहता हूँ, उसको इस तरह से स्पेंड करना कि मुझे उससे क्या आता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, मैं मार्केट में गया और मैंने एक जीन्स ले ली और मुझे लगता है कि इससे अच्छे वे में मैं इस 10,000 को स्पेंड नहीं कर सकता था। तो एज ए कंज्यूमर आई एम सेटिस्फाइड। तो वो मेरा इक्विलिब्रियम है, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ गया उस 10,000 को स्पेंड करके। कोई और ऐसे देर इज कंज्यूमर बी, वो भी 10,000 लेके मार्केट में गया, उसने 4 गॉगल्स ले लिए और उसको लगता है कि इससे अच्छा मैं 10,000 का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता था। तो वहाँ पे वो उसकी स्टेज है इक्विलिब्रियम की। एक और एग्जांपल लेते हैं। पर्सन सी 10,000 रुपये लेके गया और उसने मार्केट से 4 और 5 जीन्स को खरीदा। तो एक को जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ गया एक जीन्स से ही आ गया, एक को 4 गॉगल्स पे खर्च करके आ गया और एक को 4 या 5 जीन्स लेके आ गया। तो अलग अलग पर्सन की अलग अलग स्टेज होती है इक्विलिब्रियम स्टेज। डिपेंड करता है कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हो उनको खर्च करने के बाद अगर आप प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो, टोटली सेटिस्फाइड हो कि इससे अच्छे वे में मैं इसको खर्च नहीं कर सकता था, तो बच्चों वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आइए समझते हैं क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स all of his money income on different goods in such a manner that he gets that consumer gets maximum satisfaction then he is said to be in equilibrium। आइए बच्चों इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। व्हाट डज इट मीन? व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज मनी इनकम, जो भी उसकी इनकम है इन टर्म्स ऑफ मनी, जब वो उसको स्पेंड करता है, खर्च करता है ऑन डिफरेंट गुड्स, अलग अलग गुड्स पे,
मार्केट में गए, ए बी सी जो भी आपने चीजें खरीदी हैं, इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि उसको लगता है इससे अच्छे वे में मैं अपने इन पैसों को खर्च कर ही नहीं सकता था, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि मैं पूरा टोटली सेटिस्फाइड हूं, देन ही मीन्स कंज्यूमर, देन कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों यही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ रेस्ट, देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज मनी इनकम on different goods in such a manner that consumer gets maximum satisfaction, then he is said to be in equilibrium। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक वर्ड आता है आपका यूटिलिटी। इसके बाद आपका एक वर्ड आता है यूटिलिटी। इट इज सेटिस्फैक्शन, इट इज satisfaction expected or derived, it is satisfaction expected or derived from the consumption of commodity, from the consumption of commodity। यहाँ मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक एक्सपेक्टेड और एक डिराइव्ड। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब बच्चों ये होता है सॉरी, मान लो कि मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उसकी मूवी देखने की, उसकी मूवी अभी जैसे रिलीज होने वाली है और उसकी टिकट्स नहीं मिल रही है, बहुत ब्लैक चल रही है, तो जो उसकी 300 रुपीज़ की टिकट्स है उसके लिए मैं 1000 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार हो गया कि भाई अब मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, आप मुझे एक टिकट दे दो, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहता हूँ। अब 1000 रुपये देने का मतलब क्या है बच्चों? 1000 रुपये देने का मतलब है कि मुझे ये लग रहा है कि जब वो मूवी आएगी तो मुझे 1000 रुपये का उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सलमान की कोई मूवी लगती है जिसकी टिकट प्राइस नॉर्मल जो उसका रेट है वो 300 रुपीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लैक चल रही है और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहता हूँ, मैं सलमान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन हुआ क्या कि टिकट्स अवेलेबल ना होने की वजह से किसी ने मुझे कहा कि भाई आप 1000 रुपीज़ दे दो, मैं आपको टिकट दिलवा दूंगा, और मैं उसको देने के लिए तैयार हो गया बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि जब मैं उस मूवी को देखूंगा तो वहां से मुझे 1000 रुपये का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 1000 रुपये का मजा आने वाला है, राइट। लेकिन जब मैं मूवी देख के आया मुझे मूवी बिल्कुल बकवास लगी, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। मैंने कहा यार कहाँ फंस गया मैं, 1000 रुपये मेरे टोटली क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली वो वहां से डिराइव नहीं हुआ है। मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि वहां से जो मूवी से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो 1000 रुपीज़ का होगा, एक्चुअली जो वहां से ड्राइव हुआ है, एक्चुअल जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको डिराइव कहते हैं। यू कैन से दैट एक्सपेक्टेड का मतलब what level of satisfaction consumer is expecting, और derive का मतलब actual level of satisfaction consumer gets, कि एक्चुअल में जो आपको सेटिस्फैक्शन हुआ है दैट इज डिराइव्ड, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1000 रुपीज़ का सेटिस्फैक्शन मुझे इस मूवी से मिलेगा, वो एक्सपेक्टेड था, और जो मुझे मिला वो ऐसे 300 का भी नहीं मिला, तो वो क्या है, डिराइव्ड। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या होता है बच्चों? इट इज अ सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड और डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। सो आई होप इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, ये आपको क्लियर हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज मनी इनकम on different goods in such a manner that consumer gets maximum satisfaction, then he is said to be in equilibrium. Utility, it is a satisfaction expected or derived from the consumption of commodity. Expected means
what level of satisfaction consumer is expecting and derived means actual level of satisfaction जो उसे मिलता है. ठीक है. तो now pause the video, note it down, then we'll proceed with the next concept. Now student, let's move to the next concept. अभी तक हमने ये समझा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ रेस्ट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब जो भी उसकी मंथली इनकम मनी इन टर्म्स ऑफ जो उसकी इनकम होती है, जब वो उसको इस तरह से स्पेंड करता है कि जो उसको सेटिस्फेक्शन वहाँ से आती है वो मैक्सिमम होती है. उसको लगता है कि इससे अच्छे वे में मैं अपनी इनकम को स्पेंड कर ही नहीं सकता था. दैट इज द स्टेज व्हेन कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. फिर हमने यूटिलिटी का पढ़ा. सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेड, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, और डिराइव, और जो एक्चुअल में हुआ है, दैट इज यूटिलिटी. Now our next concept is total utility. बच्चों अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फैक्शन, एक्सपेक्टेड और डिराइव. तो इसी तरह से बच्चों अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो ये होगा सम ऑफ यूटिलिटी, सम of utility derived, sum of utility derived from consumption of some utility derived from consumption of some particular units of commodity. अब इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ऐसे समझो आप, से मैं एक टेबल बनाता हूं. यहां मैंने लिखा यूनिट्स कंज्यूम्ड और यहां मैंने लिखा यूटिल्स. सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि व्हाट डज इट मीन. बच्चों जो भी सेटिस्फेक्शन आपको किसी भी यूनिट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो जो भी वहां से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम नापते हैं. उसके लिए कोई मीटर नहीं होता है. उसको हम जो भी किसी भी यूनिट में जो हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं यूटिल्स. चाहे आप मनी की टर्म्स में बोलो, चाहे नॉर्मल आप वैल्यूज पे रखो, दोनों ही चीजों को हम कहेंगे यूटिल्स. मीन्स मान लो मैंने कोई भी यूनिट जो है उसकी फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम की तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन लेवल आया है वो आया 10 यूटिल्स का. कितने का है? 10 यूटिल्स का. आप इसको 10,000 करोड़ भी बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज, 400 करोड़ भी कह सकते हो, या नॉर्मल वैल्यू पे कि मुझे जो सेटिस्फेक्शन है वो कितने यूटिल्स का है? 10 यूटिल्स का. ठीक है. उसके बाद मैंने उसी चीज की जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो बच्चों जो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल था वो हो गया 8 यूटिल्स. कितना हो गया? 8 यूटिल्स. अब पहले 10 था, अब 8 हो गया. क्यों हुआ? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मान लो आप डोमिनोज में गए या पिज्जा हट में गए, आपने एक पिज्जा खाया. क्या पहले पिज्जा को खा के जितना सेटिस्फेक्शन आएगा आपको दूसरे पिज्जा से भी उतना सेटिस्फेक्शन आएगा? नहीं. वो सेटिस्फेक्शन पहले पिज्जा के कंपैरेटिवली क्या हो जाता है? कम. और इसी का बेनिफिट डोमिनोज वाले बहुत अच्छे से इस चीज का बेनिफिट लेते हैं क्योंकि वो इस लॉ को समझते हैं. जो इस लॉ की मैं बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट आई एम सेइंग दैट लॉ ऑफ diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal. ये क्या होता है बच्चों? It means utility from every new unit consumed start falling. क्या होता है बच्चों? ये utility from every new unit starts falling. मीन्स कुछ भी आप एग्जांपल ले लो. सेम यूनिट को जब आप कंज्यूम करते हो तो फर्स्ट यूनिट से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा
वो आपको नेक्स्ट से नहीं मिलेगा। फर्स्ट पहला परोठा आपने खाया, आलू का, गोभी का, पनीर का, जो भी खाया, जो पहले परोठे से जो आपको सेटिस्फेक्शन आएगा, क्या वो सेकंड से उतना ही आएगा? नहीं, वो कम हो जाएगा। उसके बाद एक और खाओगे तो और कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं ऑफ सेम टाइम एट द सेम टाइम, ये इसके एजम्पशंस होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो इसीलिए जब मैंने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन आया इन टर्म्स ऑफ यूनिट? 10 यूनिट्स। और जब मैंने उसकी सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो मेरा सेटिस्फेक्शन कितना था बच्चों? 8 यूनिट्स। कितना था? 8 यूनिट्स। चलिए, मैंने थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया बच्चों, मेरा सेटिस्फेक्शन था 5 यूनिट्स। और जब मैंने 4 यूनिट्स को कंज्यूम किया तो मेरा सेटिस्फेक्शन कितना था? 2 यूनिट्स। ठीक है। तो अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? टोटल यूटिलिटी। तो बच्चों क्या होता है? सम ऑफ यूटिलिटी। तो फर्स्ट यूनिट से जो टोटल कंजम्पशन हुई है, टोटल सेटिस्फेक्शन है, वो कितने यूटिल्स का है? 10 का। डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सम पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अब जैसे मैं 1 से 2 पर, तो 2 से टोटल मेरा सेटिस्फेक्शन कितना हुआ? कहना चाहिए था 10 + 8 = 18 यूटिल्स। और जैसे मैंने 3 यूनिट को कंज्यूम किया है तो मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो गया? 18 + 5 बच्चों कितना हो गया? 23 यूटिल्स। और जैसे मैंने 4th यूनिट को कंज्यूम किया तो टोटल सेटिस्फेक्शन अब मेरा कितना हो गया? 23 + 2 = 25 यूटिल्स। तो यही होता है बच्चों टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इट इज द सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सम पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जैसे कि फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम किया और जो मेजरमेंट होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ क्या होती है? यूटिल्स की। तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल था उससे कितने का था? 10 यूटिल्स का था। सेकेंड यूनिट को जब मैंने कंज्यूम किया तो 8 यूटिल्स। क्यों? इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स? दैट यूटिलिटी फ्रॉम एवरी न्यू यूनिट स्टार्ट फॉलिंग। जैसे जैसे हम किसी भी सेम टाइप ऑफ यूनिट को कंज्यूम करते हैं एट द सेम टाइम, तो जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? कम। I hope till here the concept is clear to you. Now pause the video, note it down, then we'll proceed with the next concept. Our next concept is marginal utility. First of all, students, we need to understand what is the meaning of margin. Meaning of margin is change. Meaning of margin is change. Now, in the previous concept we studied about the total utility. कि टोटल जितनी भी यूनिट्स हमने कंज्यूम की थी, जो भी कमोडिटी हमने कंज्यूम की थी एज ए कंज्यूमर, उसमें टोटल सेटिस्फेक्शन में सम ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर, दैट इज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? आइए समझते हैं। इट इज अ चेंज इन चेंज इन टोटल यूटिलिटी It is a change in total utility from consumption of an additional unit of commodity. यहाँ पे बच्चों 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चेंज और एक एडिशनल। अगर आप ये 2 वर्ड्स नहीं लिखोगे डेफिनेशन में तो आपके मार्क्स पेपर में कट सकते हैं, राइट? आइए इसको समझते हैं। से मैंने यहाँ पे अगेन यूनिट कंज्यूम, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें। यूनिट कंज्यूम्ड यूटिल्स total utility when I consumed 0 commodity, तो यूटिल्स वैल्यू भी कितनी होगी? 0। टोटल यूटिलिटी की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों? 0। नाउ से 1 2 3 4 and 5 10 8 6 5 2। so इसको 10 ले लेते हैं, 8 6 5 2।
फर्स्ट में मुझे कितने सेटिस्फैक्शन, फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके कितना सेटिस्फैक्शन मिला 10, जैसे मैंने प्रीवियस आपको केस लिया था। सेकंड में मुझे मिला 8, थर्ड का मैंने ले लिया 6, फोर्थ का मैंने ले लिया 5 और फिफ्थ का ले लिया 2। टोटल यूटिलिटी आपको पता है फर्स्ट वाले में कितना है सम 10, 10 प्लस 8 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 प्लस 2 31। नाउ let us understand marginal utility. It is the change in total utility from consumption of an additional. फर्स्ट वाले में तो कुछ कंज्यूम ही नहीं किया है, जैसे आपने 0 से एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया तो कितना चेंज आ रहा है 10। जैसे आप फर्स्ट से सेकंड पर आए हो तो कितना चेंज आ रहा है बच्चों 10 से 18 मीन्स 8। 2 से 3 पर जैसे हम आए तो कितना चेंज आ गया, कितना इंक्रीज हो गया 6। 3 से 4 पर आ गए तो बच्चों कितना इंक्रीज हो गया 5। 4 से 5 पर आ गए तो कितना इंक्रीज हो गया 2। मीन्स अगर मैथमेटिकली मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। व्हाट इज एन हेयर, नंबर ऑफ, व्हाट इज एन हेयर, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। अब इस फॉर्मूले से ये वैल्यूज किस तरह से निकलती है, से मुझे निकालना है MU1 कि जब 1 यूनिट कंज्यूम हुई है तो कितना मार्जिन आया। तो n की जगह 1 पुट करोगे, ये हो जाएगा TU1 माइनस TU1 माइनस 1, दैट इज TU1 माइनस TU0। तो MU1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा TU1। तो फर्स्ट यूनिट में टोटल कंजम्पशन, टोटल यूटिलिटी कितनी थी आपकी 10 और 0 में कितना था 0। तो कहना है से दैट 1 यूनिट कंजम्पशन में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है आपका 10। आइए अब निकालते हैं बच्चों MU2। n की जगह 2 आ जाएगा TU2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा TU1। तो टोटल यूटिलिटी इन द कंजम्पशन ऑफ 2 यूनिट आई थिंक 18 और 1 का कितना था बच्चों 10, तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8। इसी तरह से MU3, तो TU3 माइनस TU2, TU3 24 माइनस 18 6, MU4 TU4 माइनस TU3, तो TU4 कितना था बच्चों 29 और TU3 कितना था आपका 24, तो ये कितना हो गया आपका 5। MU5 TU5 माइनस TU4, 5 पे टोटल यूटिलिटी कितनी थी आपकी 31 और बच्चों 4 पे कितना था 29। कैन आई से दैट 2। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मार्जिन का मतलब होता है चेंज। जैसे एक एडिशनल यूनिट का हम कंजम्पशन करते हैं तो जो भी उसमें चेंजेस आते हैं वही हमारा क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी और इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट। अब बच्चों यहाँ पे एग्जामिनर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स में किस तरह से फंसा सकता है, मैं एक टेक्निकल पार्ट इसका डिस्कस करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपने इसको नोटिफाई कर लिया होगा। से बच्चों इसको मैंने ले लिया टोटल यूटिलिटी और यहाँ मैंने ले लिया मार्जिनल यूटिलिटी। से पहले 0 1 5 10 20 ऐसे ले लेते हैं कुछ 1 5 10 20। 1 पे सेटिस्फैक्शन से आपका हो गया 10, ये हो गया 40, ये हो गया 80 और ये मैंने ले लिया 150, राइट। जब आपने 0 यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी 0, वो ऑब्वियसली आपको पता था कंजम्पशन ही नहीं हुई तो यूटिलिटी वैल्यू कहाँ से होगी। जब आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन था 10 यूटिल्स का। आपने सीधा 5 यूनिट, जब टोटल आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम किया है तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन कितना है 40 यूटिल्स का। जब 10 यूनिट्स कंज्यूम किया है तो 80 यूटिल्स का, और जब 20 यूनिट्स कंज्यूम किया तो बच्चों 150 यूटिल्स का। नाउ अब मैंने आपको कहा कि फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी, आपने बहुत इजीली फाइंड आउट कर दिया। आपने कहा सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 40 माइनस 10 30, 80 माइनस 40 व्हाट 40 और 150 माइनस 80 70,
राइट। और इतने ही अच्छे तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। अब क्यों? देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था एडिशनल यूनिट, जब एक से दूसरी यूनिट पर हम जो चेंजेस आते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में था कि 1 यूनिट जब आपने कंज्यूम किया है तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना है, 10 यूटिल्स का। क्या 1 के बाद सेकंड यूनिट की बात हो रही? नहीं, इसके बाद सीधा ही आ रहा है कि उसके बाद जो 5 यूनिट्स की जो कंजम्पशन है उसका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, ये एडिशनल नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है बच्चों, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो होता है चेंज इन, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, क्या होता है, चेंज, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट कंज्यूम, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां से कितना चेंज आया, 10 से 40, यानी कहने से 30, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी हो गया 30। और यहां से कितनी यूनिट में चेंजेस आया, 5 - 1 4, यानी कि 4 यूनिट्स में एडिशनल यूनिट लेने से टोटल चेंज आया आपका 40। तो मुझे एडिशनल चेंज का मतलब एक यूनिट का बताना है। अगर 4 यूनिट में मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 30, तो 1 यूनिट का कितना होगा, बहुत सिंपल है, इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो बच्चों इसकी वैल्यू होगी 7.5, राइट। आइए अब यहां देखते हैं, यहां कितना आएगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी 40, चेंज इन यूनिट कंज्यूम 10 - 5 5। तो बच्चों जब 5 यूनिट का टोटल कंजम्पशन हमने एक साथ किया उसके बाद तो टोटल यूटिलिटी वैल्यूज कितनी आई, 40, तो 1 यूनिट पे कितनी आई होगी, जाहिर सी बात है 8, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। अब नेक्स्ट, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बच्चों 70 और चेंज इन यूनिट कंज्यूम 10, तो ये कितना आ गया आपका 7। तो आप देख सकते हो, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अदरवाइज आप पेपर में भी गलती करके आओगे और अगर इस तरह का टेक्निकल कोई न्यूमेरिकल्स आ गए तो आप फंस जाओगे। ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, कि एक एडिशनल यूनिट को जब आप कंज्यूम करते हो तो कितना उसमें चेंज आता है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर आपको एडिशनल यूनिट नहीं गिवन है, यानी कि 1 के बाद 2 गिवन नहीं है, जैसे कि प्रीवियस कंसेप्ट में मैंने लिया था, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जो यहाँ पे कितना आपका 10 से 40 का मतलब कितना चेंज हुआ है 30, और चेंज इन यूनिट कंजम्पशन दैट इज 5 - 1 4। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। I hope what is total now total utility as well as marginal utility concept has been clear to you. Now pause the video, note it down, then we'll proceed with the next concept. Proceed with a very important concept from unit 2, that is relation between TU and MU. What is the relation between TU and MU? इसको समझने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, से यूनिट कंज्यूम, से 1 2 3 4 5। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा होगा, कंसेप्ट में देखा होगा, जो आपकी यूटिलिटी वैल्यू है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होती है। तो मैं यूटिलिटी ना लिख के सीधा मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा हूँ। तो एमयू हो गया बच्चों 10 से 8 4 0 और -1, ठीक है। इसके बाद जो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है बच्चों, वही आपका क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स 10 + 8 18 18 + 4 22
22 plus 0, 22, 22 minus 1, 21 means 10, 18, 22, 22 और 21। अगर आप ध्यान से देखो तो इस 10 से लेके इस 22 तक, इस 10 से लेके 22 तक क्या हो रहा है आपका, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल कर रहा है, बट इट रिमेन पॉजिटिव, इट रिमेन पॉजिटिव व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स but remain positive, total utility increases, total utility increases, right? अगर आप यहां देखो इस स्टेज पे क्या हो रहा है बच्चों, जब आपका MU 0 है, जब आपका MU क्या है 0, तो टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम है, 22 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस स्टेज पे क्या हुआ, when marginal utility equals to 0, total utility is maximum। जब ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। नाउ तो थर्ड स्टेज, इसमें क्या हुआ है, जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया है तो बच्चों टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। देखो 22 से कितना हो गया है, 21। व्हेन marginal utility is negative, total utility decreases। तो ये रिलेशन है इसका। आइए इसको आप डायग्रामेटिकली किस तरह से आप शो करोगे, से बच्चों ये हो गया एक्स एक्सिस, ये आपने ले लिया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आ गया आपका यूनिट कंज्यूम और वाई एक्सिस में आ गया आपका यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम, और फिर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो, राइट। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, यहाँ आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बच्चों, टेंजेंट, राइट। This is the point where total utility is maximum। अब इसी के नीचे सेम एक्सिस पर आपने ना ज्यादा बड़ा, ज्यादा ना छोटा, एग्जैक्टली जितना एक्स एक्सिस है आपका उतना ही वाई लेना है आपने। वाई एक्स एक्सिस, यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका यूनिट कंज्यूम, और यहाँ आ जाएगा आपका यूटिलिटी, राइट। अब आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पर आपका टी यू आपका मैक्सिमम है, उस पॉइंट पर आपका एम यू क्या होना चाहिए, 0। जहां आपका टी यू मैक्सिमम है, वेयर योर टी यू इज मैक्सिमम, देयर एम यू इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो इसको कुछ आपने इस तरह से दिखाना है, जहां आपका टी यू मैक्सिमम है वहां एम यू क्या आपका 0। दिस इज द पॉइंट वेयर माई एम यू इज इक्वल टू 0। और जब आपका एम यू फॉल कर रहा है, जब आपका एम यू क्या कर रहा है, फॉल 10, 8, 4, उस टाइम पे आपका टी यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। और जब बच्चों आपका टी यू फॉल कर रहा है तो एम यू आपका क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। कुछ बुक्स में ये दोनों डायग्राम एक ही साथ, इन दोनों को एक ही डायग्राम में समअप करके दिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग दिखाते हो तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो उससे ज़्यादा बेटर दिखाई देगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इस तरह से अलग अलग करके दिखाओ, तो जो प्रेजेंटेशन होगी आपकी रिलेशंस की वो ज़्यादा बेटर होगी, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन TU and MU. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. Then we'll proceed with the next concept.